कोहा का विकास कब किया गया था? तो जनवरी 2000 में। कोहा जो है ये एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है कोहा। और ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है। देखिए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है। एक होता है ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जिसका यूज करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी पैसा पेड नहीं करना होता है, उसको ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक होता है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जिसका यूज करने के लिए आपको पैसा पेड करना होता है, तो उसको प्रोप्राइटरी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो कोहा जो है ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है और ये सर्वाधिक यूज होने वाला भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। और सोल SOUL यानी सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जिसको इन्फिलमेट ने बनाया था, ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसका यूज करने के लिए आपको पैसा पेड करना होता है। कोहा सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? तो कार्टिपो कम्युनिकेशन LTD वेलिंगटन न्यूजीलैंड के द्वारा कोहा जो है ये आपका लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बनाई थी। होरेबुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट का संबंध किससे है? तो कोहा, ठीक है। ये जो कार्टिपो कम्युनिकेशन है सबसे पहले इसी ट्रस्ट के लिए कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को बनाई थी। बाद में इस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज पूरा दुनिया के लाइब्रेरी ने करने लगा। सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखा गया है? तो पर्ल भाषा में कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को लिखा गया है। कोहा के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? और इंसडॉक की स्थापना 1951 में किया गया था। इंसडॉक का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये इंसडॉक का फुल फॉर्म होता है। और भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में इंसडॉक द्वारा ही किया गया था। इंसडॉक अब वर्तमान में डिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, निस्कॉम की स्थापना कब किया गया था? निस्कॉम की स्थापना 1952 में किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशंस निस्कॉम का फुल फॉर्म होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन स्थापना 1952, ये दोनों दिल्ली में था। निस्केयर की स्थापना कब किया गया था? तो निस्केयर की स्थापना 30 सितंबर 2002 को किया गया था। निस्केयर का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ये इंसडॉक और निस्कॉम इन दोनों को मिला करके निस्केयर की स्थापना किया गया था 30 सितंबर 2002 को। और निस्केयर का फुल फॉर्म बता ही दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। न्यू दिल्ली में निस्केयर का मुख्यालय है, ठीक है। नासडॉक की स्थापना कब किया गया था? तो 1970 में नासडॉक की स्थापना किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है नासडॉक का नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये सामाजिक विज्ञान का प्रलेखन केंद्र है। इसका स्थापना 1970 में किया गया था। इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। और साइंस के क्षेत्र में प्रलेखन जो है वो इंसडॉक और वर्तमान में निस्केयर ये सब है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए और इस क्वेश्चन का एक नोट्स बना लीजिए। CPR की स्थापना किया गया था। तो निस CPR की स्थापना 2021 में किया गया था। जून या जुलाई 2021 में किया गया था। जो निस्केयर जो प्रीवियस स्लाइड में बताया था आपको निस्केयर, उसी का नाम चेंज कर दिया गया था, अब निस CPR कर दिया गया है। निस CPR का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। एग्जाम में आपको दोस्तों ये बोल देगा कि PR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आ चुका है बन करके। तो पॉलिसी रिसर्च होता है, इसी तरह एग्जाम में दिया जाता है। तो 2021 में स्थापना किया गया था। निस्केयर का नाम चेंज करके वर्तमान में अब निस CPR कर दिया गया है। सिलिप की स्थापना किया गया था। तो सिलिप जो है इसकी स्थापना 2002 में किया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। और निस CPR का मुख्यालय भी आपको नई दिल्ली में है। तो सिलिप का फुल फॉर्म होता है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ये सिलिप का फुल फॉर्म होता है। और सिलिप को भी दो संस्थाओं को मर्ज करके बनाया गया है, LAUK और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट IIS। LAUK और IIS को मिला करके 2002 में सिलिप बनाया गया था। सिलिप का मुख्यालय अभी लंदन में है, UK का राजधानी लंदन। की स्थापना किया गया था तो 1958 में किया गया था। ये भारत सरकार का जो DRDO है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन जो दिल्ली में है, उसी का ये प्रलेखन केंद्र है डेसीडॉक, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये डेसीडॉक का फुल फॉर्म होता है, ये DRDO का प्रलेखन केंद्र है। डेसीडॉक में लाइब्रेरी अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी भी आता है।
और ये DRDO का प्रलेखन केंद्र है, नई दिल्ली में है। जो इसी के द्वारा संजय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है, जो CDS IS के तर्ज पर बनाया गया। IS सॉफ्टवेयर किस वर्ष विकसित किया गया था? तो 1985 में CDS IS सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया था। CDS IS किस भाषा में लिखा गया है? तो पास्कल भाषा में CDS IS ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पास्कल भाषा में लिखा गया है। CDS IS सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया था। CDS IS कितने चरणों में बना है? तो 4 चरणों में इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है और लाइब्रेरी ऑटोमेशन में इस CDS IS सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। CDS IS सॉफ्टवेयर का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पूरा नाम है CDS IS कंप्यूटर का। CDS IS किस प्रकार की प्रणाली है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली सॉफ्टवेयर है। CDS IS के संदर्भ में FST का क्या मतलब है? तो फील्ड सिलेक्ट टेबल है। ये दोस्तों प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, आ चुका है सब क्वेश्चन, ये बन के ध्यान से पढ़िएगा। IS का रूपांतरण भाषा में पहले टैग कौन सा होता है? तो प्लस का होता है। CDS IS में डिलिमिट्स का क्या अर्थ है? तो सब फील्ड इंडिकेटर को कहते हैं। CDS IS किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो फ्री सॉफ्टवेयर है। देखिए 2 प्रकार का लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और एक होता है प्रोप्राइटरी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो जैसे कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स है, CDS IS भी फ्री है, और सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए आपको पैसा पेड करना है, इसलिए इसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। CDS IS को यूजर फ्रेंडली तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा इसको तैयार किया। 2002 क्या है? तो ये एक सॉफ्टवेयर है। संजय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो निषाद भारत सरकार का एक संगठन है। निषाद के प्रोजेक्ट के रूप में DESIDOC यानी डिफेंस साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है वो DRDO का प्रलेखन केंद्र है, उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट के रूप में के द्वारा बनाया गया था। संजय किस सॉफ्टवेयर का संशोधित रूप है? तो CDS IS। ये जो DESIDOC जो है ना, ये संजय सॉफ्टवेयर का ही यूज करता है। सॉफ्टवेयर का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया था? तो 1992 में। संजय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किस पर आधारित है? तो CDS IS पर बेस्ड है। संजय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का पैकेज किसके द्वारा विपणन किया जाता है? तो निषाद भारत सरकार का था। तो कोहा का जो सम्मेलन जो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2011 तक ठाणे भारत में हुआ था। फिर कोहा का 10 से 16 सितंबर से 18 में पोर्टलैंड ओरेगन USA में हुआ था। फिर कोहा का 1924 में सम्मेलन जो है मई डबलिंग आयरलैंड में किया गया था। कोहा का लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये अभी बताइए आपको, ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है। एक होता है DLMS यानी डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसमें जो आता है जो आपका ग्रीन स्टोन, फेडोरा, ड्रूपल, ये सब जो है वो आपका डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का पैकेज की उत्पत्ति किस देश के द्वारा किया गया था? तो न्यूजीलैंड के द्वारा इसको किया गया था। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और जो लोग भी लाइब्रेरी साइंस में BLIS का कोर्स कर रहा है उसको कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर चलाने हर हाल में आना चाहिए। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस प्रकार के पुस्तकालय के लिए किया जाता है? तो कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है वो पब्लिक यानी सार्वजनिक, स्कूल और स्पेशल लाइब्रेरीज, किसी भी प्रकार का लाइब्रेरी हो उसमें कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। लिप्सिस को किसके द्वारा विकसित किया गया था? लिप्सिस एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, इसको इन्फोटेक दिल्ली के द्वारा इसको विकसित किया गया था। लिप्सिस के बारे में कुछ जान लीजिए। लिप्सिस एक लाइब्रेरी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग दुनिया भर के सार्वजनिक यानी पब्लिक, स्कूल और स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए किया जाता है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज दोस्तों लाइब्रेरी ऑटोमेशन को बढ़ावा देने के लिए ही किया जाता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो कंटेंट मैनेजमेट सॉफ्टवेयर है। एवरग्रीन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एवरग्रीन सॉफ्टवेयर ये ILMS इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एवरग्रीन सॉफ्टवेयर की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। और एवरग्रीन सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये में दोस्तों ये जो ड्रूपल है और ये एवरग्रीन है, ये चाहे फेडोरा भी होता है,
ये सब डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जनरली लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका जो कोहा है, सोल है, वो है, और एक है डिजिटल लाइब्रेरी जो होता है, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिसमें ड्रूपल, फेडोरा, एवरग्रीन। सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क के लिए विकसित किया गया था। डेलसिस, डेल मार्क, डेल प्लस, डेल विंडोज सॉफ्टवेयर का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो डेलनेट। डेलनेट एक लाइब्रेरी नेटवर्क है जिसका फुल फॉर्म होता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। इसकी स्थापना जो है जनवरी 1988 में किया गया था। डेलनेट का पुराना नाम था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क। ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए डेलनेट काम करता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को कब किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 1974-76 में कनाडा के इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च IDRC के द्वारा इसको विकसित किया गया था। मिनिस सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था, तो बता दिया आपको IDRC स्टैंड वुमेन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर कनाडा द्वारा इसको विकसित किया गया था। मिनिस के संचालन की आवश्यकता होती है तो HP 3000 कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है इसको चलाने के लिए। और विंडोज ओएसिस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो सॉफ्ट लिंक एस्टेब्लिश इन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विकसित किया गया था। ई ग्रंथालय का वर्तमान वर्जन कौन सा है? तो ई ग्रंथालय 4.0 ये भारत सरकार का सॉफ्टवेयर है। ई ग्रंथालय 4.0 बैकग्राउंड डेटाबेस का समाधान किसके उपयोग करता है? तो ई ग्रंथालय 4.0 बैकग्राउंड डेटाबेस समाधान के लिए एक ओपन सोर्स DBMS, ठीक है, पोस्टग्रीस SQL के द्वारा इसको विकसित किया गया था। डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर DBMS का फुल फॉर्म होता है। ग्रंथालय के बारे में बताइए। तो देखिए, ई ग्रंथालय जो कर्नाटक स्टेट फॉर NIC बंगलोर में इन हाउस प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया था। सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण सार्वजनिक यानी पब्लिक लाइब्रेरी के लिए डिजाइन किया गया था। बाद में NIC मुख्यालय लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस डिवीजन सॉफ्टवेयर ने डिजाइनिंग का जिम्मा संभाल लिया था। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो उसको ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक वैसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज करने के लिए आपको पैसा देने की जरूरत पड़ता है, उसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे सोल है, SOUL लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जिसको इन्फिनिट ने बनाया था। उसका अब तक 3 वर्जन आ चुका है। एक होता है डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे ग्रीन स्टोल, ड्रूपल, फेडोरा, ये डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ग्रंथालय पुस्तकालय सॉफ्टवेयर पैकेज द्वारा विकसित किया गया है, तो इंस्टॉक नई दिल्ली के द्वारा। इंस्टॉक का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये प्रलेखन केंद्र के रूप में काम करता है। वर्तमान में इंस्टॉक नहीं है, क्योंकि इंस्टॉक और निस्कॉम को मिलाकर 30 सितंबर 2002 को निस्कियर बना दिया गया था, और निस्कियर को सन 2021 में नाम चेंज करके NISCPR कर दिया गया है। बेसिस प्लस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इंफॉर्मेशन डिमिनिशंस INC USA के द्वारा इसको विकसित किया गया था। पुस्तकालय सॉफ्टवेयर पैकेज भारत में किसके द्वारा विपणन किया जाता है? तो NIC के द्वारा किया जाता है। विल्सिस सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा विकसित किया गया था? विल्सिस एक मेनू संचालित लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। इसको विप्रो कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। विप्रो जो है वो भारत की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। जैसे TCS है, विप्रो है, ये सब भारत की। इसलिए में किसे एक मार्क 21 भी आता है, आपको याद होना चाहिए। मार्क 21 मशीन रीडेबल कैटलॉग 2021, ठीक है। इसका संबंध कैटलॉगिंग से है, जो पहले 1966 में आया था। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जनरली 2 टाइप का होता है। एक होता है कन्वेंशनल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें कोहा है। कोहा जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसका यूज करने के लिए आपको पैसा पेड नहीं करना होता है। कोहा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। कोहा का जो फर्स्ट वर्जन जो है सन 2000 में आया था। न्यूजीलैंड की एक कंपनी है काटिपो कम्युनिकेशन ने इसको बनाया था होरेबुआ ट्रस्ट के लिए। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है कोहा।
एक बताया था मैं आपको सोल, SOUL, सोल सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ये इन्फिनिबनेट ने बनाया था यूनिवर्सिटीज के लिए, लेकिन सोल सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इसका यूज करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। एक होता है दोस्तों डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। भारत का जो सबसे बड़का डिजिटल लाइब्रेरी जो है जिसकी स्थापना 2018 में किया गया था, वो IIT खड़गपुर कोलकाता में है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए अलग से सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आपका ग्रीन स्टोन है, ये ओपन सोर्स है। इसका यूज करने के लिए आपको पैसा नहीं देना होगा। फेडोरा, ड्रूपल, ये सब ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी में आपका सोल है, CDS, IS भी ओपन सोर्स है। ग्रीन स्टोन क्या है? तो एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ये दोस्तों सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टोन डी का प्रयोग में संग्रहण यानी स्टोरेज परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो ग्रीन स्टोन डी स्पेस इसका यूज किया जाता है। डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड में ही कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बना था काटिपो कम्युनिकेशन ने होरिबुआ ट्रस्ट के लिए सन 2000 में, याद होना चाहिए। ग्रीन स्टोन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाइडो द्वारा, जो न्यूजीलैंड में ही है। ग्रीन स्टोन को कब जारी किया गया था? तो 1998 में जारी किया गया था ग्रीन स्टोन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। DSpace भी एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। अब मैं आपको फिर बताया मैं आपको कि डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है ग्रीन स्टोन, फेडोरा, ड्रूपल, ये सब डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो DSpace किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये भी एक ओपन सोर्स है, यानी इसका यूज करने के लिए आपको पैसा पेड नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। DLMS सॉफ्टवेयर जो है डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार आ चुका है। DLMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ड्रूपल है। मैं भी आपको बताया था ना। पर्ल भाषा में लिखा सॉफ्टवेयर कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को पर्ल भाषा में लिखा गया था। CDS, IS लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को पास्कल भाषा में लिखा गया था, जो 1985 में आया था। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, उसका अब तक 3 वर्जन आ चुका है, सन 2000 में, फिर 2009 में, फिर फरवरी 2021 में उसका 3.0 वर्जन आया था। तो ये सब चीज़ों को गांठ बांध के याद जरूर कर लीजिए प्यारे लोग। वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो HPMIT, ये जो देख रहे हैं इसके द्वारा। DSpace डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो अमेरिका समझते हैं। अमेरिका लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में बहुत मायने रखता है। मेलविल डेवी अमेरिका से ही थे। विश्व का सबसे बड़का लाइब्रेरी जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA में ही है। जॉन कॉटन डाना USA में ही है। विश्व का प्रथम जो लाइब्रेरी एसोसिएशन था ALA, जिसके स्थापना 1876 में किया गया था, वो भी अमेरिका से ही था। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली क्लासिफिकेशन स्कीम DDC, वो भी अमेरिका से था। कैटलॉगिंग स्कीम जो ASCR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकेंड, वो भी अमेरिका से ही संबंध रखता है। तो लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में मैनेजमेंट भी लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में काम आता है। CPM, ये जो आप क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट, वो भी वहीं से संबंध रखता है। तो लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में अमेरिका के योगदान को आप भूल नहीं सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। DSpace में प्रतिरोध क्या होता है? तो रिकॉर्ड के इस्तेमाल में अस्थायी रूप से रोकना, ये DSpace में। CCF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CCF का फुल फॉर्म होता है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ये CCF का फुल फॉर्म होता है। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब बन के आ चुका है। CCF को किसने बनाया था? तो CCF को यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ठीक है, 1945 में स्थापना किया गया था। पेरिस में इसकी मुख्यालय यूनेस्को का, इस बात को याद रखिएगा। यूनेस्को ने CCF को कब बनाया था? तो 1978 में, यानी 1978 में यूनेस्को ने CCF को बनाया था। और जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI, कई बार एग्जाम में PGI का फुल फॉर्म पूछ देता है कि PGI किसका प्रोग्राम है? तो यूनेस्को का प्रोग्राम है। PGI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। PGI प्रोग्राम के तहत किसको बनाया गया था? CCF का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। इस बात को आप याद रखिएगा। CCF का अब तक कुल कितने संस्करण आ चुका है? तो CCF का अब तक कुल 3 संस्करण आ चुका है। तो पहला जो एडिशन आया था इसका 1984 में आया था, दूसरा एडिशन आया था 1988, थर्ड एडिशन आया था 1992। इस समय CCF का 3 एडिशन आ चुका है। CCF का रिकॉर्ड में होता है अभिलेख स्ट्रक्चर किसके अनुरूप है? तो ISO इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड 2709 इसी के अनुरूप जो सीसीएफ का रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है वो काम करता है। सीसीएफ का थर्ड एडिशन को कितने भागों में प्रकाशित किया गया है? तो सीसीएफ का जो थर्ड एडिशन है उसको 2 भाग में प्रकाशित किया गया है। पहला है सीसीएफ बी फॉर बिब्लियोग्राफिक डेटा, सीसीएफ एफ फॉर फैक्चुएशन। शब्द किस भाषा से बना है? तो इंफॉर्मेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के इन्फॉर्मा से बना है, इंफॉर्मेशन शब्द। और नेक्स्ट जो है सूचना प्रवाह के सही क्रम क्या है? तो देखिए सूचना प्रवाह का जो सही क्रम है वो है DIKW, यानी D फॉर होता है डेटा, I फॉर होता है इंफॉर्मेशन, K फॉर होता है नॉलेज और W फॉर होता है विजडम। यानी जो डेटा होता है वो कच्चा है, रॉ मटेरियल है। तो प्रोसेस्ड डेटा मिलता है तो इंफॉर्मेशन होता है, यानी सूचना मिलता है। और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होता है तब आपको नॉलेज होता है, और नॉलेज से क्या आता है? बुद्धि का ज्ञान होता है, यानी विजडम होता है। तो यही इसका सूचना प्रवाह का सही क्रम है। इनफ्लिबनेट बना था। इनफ्लिबनेट एक लाइब्रेरी नेटवर्क है। इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसको मार्च 1991 में बनाया गया था। ठीक है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा इनफ्लिबनेट को बनाया गया था। इनफ्लिबनेट का जो हेड क्वार्टर है वो गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, और इनफ्लिबनेट के बहुत सारा प्रोग्राम है, जैसे शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ये सब इनफ्लिबनेट का प्रोग्राम है होता है। तो SDI जो है उसका फुल फॉर्म होता है सिलेक्टिव डिसमिनेशन इंफॉर्मेशन, यानी चयनित सूचना प्रभाव सेवा। SDI का फुल फॉर्म होता है। SDI का टोटल 8 चरण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि SDI का टोटल कितना चरण है? तो 8 चरण है। ठीक है, पहला है इसमें पाठक का प्रोफाइल बनाना, यूजर का प्रोफाइल बनाना, इस टाइप का उसमें 8 चरण है। और CAS में होता है करंट अवेयरनेस सर्विस। ठीक है, ये सब लाइब्रेरी द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज है, STI और CAS के जरिए हम लोग अपने पाठक को करंट चीजें अपडेट करते हैं, उनको देते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑटोमेशन शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के ऑटोमेट शब्द से हुई है। एक आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी शब्द का जो उत्पत्ति भी है वो भी आपको ग्रीक भाषा से ही हुआ है, बिब्लियोन से। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। एक लेमिनेशन शब्द होता है, LAMINATION, लेमिनेशन। तो लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा के लेमिनी से हुआ है। ठीक है, और लाइब्रेरी शब्द को तो बताइए चुके हैं आपको कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर से हुआ है, और फ्रेंच भाषा के लिब्रा से, और ग्रीक भाषा के बिब्लियोटेक से हुआ है। तो नेक्स्ट जो है ओंटोलॉजी जो है वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन से संबंध रखता है, ओंटोलॉजी। ठीक है, ये आजकल नया लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में बन के आया है। ओंटोलॉजी का संबंध किससे है? लाइब्रेरी ऑटोमेशन से है। और ऑटोमेशन शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था वो DS हार्डर ने किया था। जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है उसका सबसे पहला प्रयोग जो है वो DS हार्डर ने किया था। नेक्स्ट है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस प्रकार का विश्वकोश? विश्वकोश को इंग्लिश में इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है वो विशिष्ट यानी स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया है। देखिए दोस्तों, 2 टाइप का इंसाइक्लोपीडिया होता है। एक होता है जनरल इंसाइक्लोपीडिया जिसको हम लोग सामान्य विश्वकोश बोलते हैं। दूसरा होता है स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया जिसको हम लोग विशिष्ट विश्वकोश बोलते हैं। कब बना था? डेलनेट जो है वो आपका जनवरी 1988 में बनाया गया था। डेलनेट जो है वो भारत का फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क है, और ये एक पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है। डेलनेट लाइब्रेरी नेटवर्किंग का काम करता है। डेलनेट जो है वो जनवरी 1988 में बना था, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 1992 यानी 1992 में होता है। और जब डेलनेट को 1988 में बनाया गया था तो उस समय डेलनेट का जो नाम था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क, लेकिन वर्तमान 2024 में डेलनेट का जो नाम है वो बदल गया है। अब डेलनेट का जो नाम होता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेलनेट का जो नया नाम है ये है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में जो है
वो आपको जो जेएनयू कैंपस है उसमें है। और ये लाइब्रेरी का नेटवर्क है, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है और इंडिया की फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क है। स्थापना 1988 में किया गया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन 1992 में हुआ था। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये एक लाइब्रेरी नेटवर्क है इंडिया का। OCLC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेक्स्ट है, OCLC का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC का जो स्थापना जो है वो 1967 में UO कॉलेज USA में किया गया था। जब OCLC का स्थापना किया गया था 1967 में, उस समय OCLC का नाम था ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, लेकिन वर्तमान में नाम इसका भी चेंज हो गया है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी नेटवर्क है। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक्स्ट्रा नोट्स है, इसको भी आप नोट जरूर कर लीजिए। सब क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशन एग्जाम में कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क कौन है, तो OCLC है। OCLC का पूरा नाम ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, लेकिन वर्तमान 2024 में इसका नया नाम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, OCLC का बहुत सारा प्रोग्राम चलता है, उसको भी आपको याद होना चाहिए, है ना। और अभी वर्तमान में जो DDC जो है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी 1988 से OCLC के पास ही है। तो DDC का जो प्रकाशन है वो OCLC करता है, जो अमेरिका में है। ठीक है, और ये भी एक लाइब्रेरी नेटवर्क है OCLC। नेक्स्ट, लाइब्रेरी कंसोर्सिया क्या है? कंसोर्सिया बोलिए या कंसोर्टियम बोलिए। ठीक है, तो लाइब्रेरी जो कंसोर्सिया है वो 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी नेटवर्कों को मिलाकर एक समूह बनाया जाता है, वही लाइब्रेरी कंसोर्सिया है। प्राचीन काल में लाइब्रेरी नेटवर्क चलता था, लेकिन अब लाइब्रेरी कंसोर्सिया चलता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, लाइब्रेरी कंसोर्सिया जो है वो 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी नेटवर्कों का समूह है। लाइब्रेरी कंसोर्सिया, बहुत सारे लाइब्रेरी कंसोर्सिया, जैसे इंडिया में जो प्रमुख लाइब्रेरी कंसोर्सिया है उसको मैं बता देता हूँ, उसको जरूर आप नोट कर लीजिए। जैसे UGC डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्सिया है, वो विश्वविद्यालय के जो लाइब्रेरी नेटवर्क है उनको जोड़ करके बनाया गया है। UGC इन्फोनेट, ये जरूर याद रखिएगा कि UGC इन्फोनेट क्या है, तो एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया है। उसका फुल फॉर्म होता है UGC डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्सिया जो है, उसको शॉर्टकट में UGC इन्फोनेट बोलते हैं। ये एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया है, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों नेटवर्क जो है उसको जोड़ करके बनाया गया है। ठीक है, एक ये है। उसके बाद से और भी लाइब्रेरी कंसोर्सिया है, जैसे सेरा है, CERA, सेरा भी एक है, वो भी एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया ही जो एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में काम करता है। हेलीनेट है, हेलीनेट भी जो है हेल्थ साइंस लाइब्रेरी है ना, कंसोर्सिया जो है हेल्थ के सेक्टर में काम करता है। ये भी एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया है। इंडेस्ट, INDEST, इंडेस्ट, ये भी एक इंडिया का लाइब्रेरी कंसोर्सिया है। इंडेस्ट का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, तो लिख लीजिए। ठीक है, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंडेस्ट का फुल फॉर्म होता है, इंडेस्ट भी एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंडेस्ट का फुल फॉर्म होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है? मैं ऊपर आपको लाइब्रेरी कंसोर्सिया बताया कि ये लाइब्रेरी नेटवर्कों का समूह है, लाइब्रेरी कंसोर्सिया, लेकिन लाइब्रेरी नेटवर्क जो है वो 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी को मिलाकर एक नेटवर्क बनाया जाता है, ताकि आपस में लोग अपना संसाधन को साझा कर सके। तो 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी का नेटवर्क होगा तो उसको लाइब्रेरी नेटवर्क बोलेंगे। 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी नेटवर्कों का समूह होगा तो उसको लाइब्रेरी कंसोर्सिया बोल देंगे। आजकल लाइब्रेरी कंसोर्सिया बनता है, लाइब्रेरी नेटवर्क कंसेप्ट खत्म हो गया है। तो लाइब्रेरी नेटवर्क जैसे डेलनेट अभी आपको बताया, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ये एक लाइब्रेरी नेटवर्क है इंडिया का। दिल्ली के कई सारे लाइब्रेरी को मिलाकर डेलनेट को बनाया गया था। OCLC भी क्या है, एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट, FRBR का फुल फॉर्म क्या होता है? FRBR एक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। पहले नंबर याद रखिएगा कि FRBR का संबंध जो है वो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन से है। इसका फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, ये FRBR का फुल फॉर्म होता है। FRBR एक बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है। इसको इफ्ला के द्वारा 1998 में इसको तैयार किया गया था और बनाया था इसको केजी शोर ने। FRBR को 1998 में केजी शोर नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण किया था इफ्ला के द्वारा। इफ्ला एक लाइब्रेरी संगठन है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। सितंबर 1927 में इफ्ला का स्थापना किया गया था। वर्तमान में इफ्ला का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के हेग में है। CLC मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसका संस्थापक जो था वो फ्रेडरिक किल्गो था। और अभी शायद इसका जो चेयरमैन है मे भी शायद 2024 जो मार्च 2024 तक वो शायद स्किप पिचार्ड है। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, रीचेक। यूनिमार्क नेक्स्ट है। यूनिमार्क को किसने तथा कब बनाया गया था? यूनिमार्क जो है इसका मतलब होता है यूनिवर्सल कैटलॉगिंग है, यूनिवर्सल कैटलॉगिंग है मशीन वाला। इसको इफ्ला यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये संघों का महासंघ है। इफ्ला जो है वो लाइब्रेरी संघों यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन का महासंघ है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। उसके द्वारा इसको बनाया गया था यूनिमार्क को सन 1971 में। इफ्ला का मुख्यालय अभी द हेग में है। नेक्स्ट, डबलिंग कोर मेटा डाटा में कुल कितने तत्व यानी एलिमेंट है? तो डबलिंग कोर मेटा डाटा में कुल 15 तत्व यानी एलिमेंट है। 15 तत्वों का भी नाम मतलब याद होना चाहिए, जैसे TCS ऐसे करके उसमें हमें अपना एक ट्रिक बनाया हूँ, ऐसे उसमें 15 को तत्व। सेरा क्या है? तो सेरा जो है दोस्तों ये एक लाइब्रेरी कंसोर्टियम है। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि लाइब्रेरी कंसोर्टिया क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी नेटवर्क मिलकर बनता है तो उसको लाइब्रेरी कंसोर्टिया बोलते हैं। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी मिलकर एक समूह बनाता है तो उसको लाइब्रेरी नेटवर्क करते हैं। यानी 2 लाइब्रेरी या 2 से अधिक लाइब्रेरी मिलेगा तो लाइब्रेरी नेटवर्क बनेगा। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी नेटवर्क मिलेगा तो वो लाइब्रेरी कंसोर्सिया बनेगा। तो सेरा जो है वो एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया, ये सब इंडिया का ही है। तो सेरा का फुल फॉर्म होता है कंसोर्टियम फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस इन एग्रीकल्चर। तो पूछेगा कि सेरा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ सकता है, या सेरा का संबंध किससे है? तो एग्रीकल्चर लाइब्रेरी कंसोर्टिया इन इंडिया से है, ठीक है। सेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेक्स्ट जो है फोर्सा। फोर्सा भी एक लाइब्रेरी कंसोर्टियम ही है जो इंडिया का है। तो फोर्सा का फुल फॉर्म होता है फोरम फॉर रिसोर्सेज शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो इससे पूछेगा कि कौन सा लाइब्रेरी कंसोर्टियम इंडिया का जो है वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स से है? तो फोर्सा। फोर्सा का फुल फॉर्म क्या होता है तो बता दिया मैंने आपको, ये सब लाइब्रेरी कंसोर्टिया है। हेलीनेट। हेलीनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले कि हेलीनेट भी एक हेल्थ साइंस के क्षेत्र में इंडिया का लाइब्रेरी कंसोर्टियम है। तो हेलीनेट का फुल फॉर्म होता है हेल्थ साइंसेस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये हेलीनेट लाइब्रेरी कंसोर्टियम का फुल फॉर्म होता है। इंडेस्ट वेरी फेमस वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी नेटवर्क है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। इंडेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडेस्ट भी एक इंडिया का अपना लाइब्रेरी कंसोर्टियम ही है। इंडेस्ट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इंडेस्ट का फुल फॉर्म होता है। इंडेस्ट एक लाइब्रेरी सब कंसोर्टियम है। मेडलर्स। मेडलर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मेडलर्स लाइब्रेरी कंसोर्टियम नहीं है, ना ये लाइब्रेरी नेटवर्क है। ये एक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है जो मेडिकल साइंस का है और ये USA का है। मेडलर्स का फुल फॉर्म होता है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। मेडलर्स का फुल फॉर्म होता है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। ये एक USA का है और ये मेडिकल साइंस का जो है ना
ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, ये 1964 से ये बना था। ये वर्तमान में इसका एक मेडलर्स का ऑनलाइन संस्करण आता है, इसको मेडलाइन बोलते हैं, MEDLINE। तो पूछेगा कि मेडलर्स का ऑनलाइन संस्करण का क्या नाम है, तो मेडलाइन नाम है। कब बना था मेडलर्स? 1964 में। कहाँ का है, तो USA का है। क्या है, तो एक मेडिकल साइंस का लिटरेचर भी डिस्क्रिप्शन है। अब है आपका एडीनेट। एडीनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले जो एडीनेट है ना, ये सब एक लाइब्रेरी नेटवर्क है। मैं आपको बताया था ना कि जब दो या दो से अधिक लाइब्रेरी मिलकर एक समूह बनाता है तो वो लाइब्रेरी नेटवर्क कहलाता है। तो एडीनेट एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, ध्यान दीजिएगा, कंसोर्टियम नहीं है। तो एडीनेट का फुल फॉर्म होता है अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, इंडिया का ही है। नेक्स्ट, बंगनेट, BANG, बंगनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बंगलोर लाइब्रेरी नेटवर्क बेंगलुरु, इसका फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है। बोनेट, बोनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा भी जा चुका है सब। बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क, मुंबई में है, ये वहाँ का है। कैलिबनेट, कैलिबनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क, ये लगभग 1986 में इसको बनाया गया था, कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क का। मैलिबनेट, MALIBNET, मैलिबनेट का फुल फॉर्म होता है मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क चेन्नई, ध्यान दीजिएगा, ये मैलिबनेट है, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क इन चेन्नई में है ये। एक है माइलिबनेट, MYLIBNET, माइलिबनेट का फुल फॉर्म होता है मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क इन मैसूर कर्नाटक में है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये मैलिबनेट है, ये MY है। नेक्स्ट है पुणे नेट, यानी पुनेट, पुनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क, जो महाराष्ट्र के पुणे में है, इस बात का ध्यान रखिएगा, पुनेट, शॉर्टकट में पुनेट बोलते हैं, ये एक लाइब्रेरी नेटवर्क है। ऑर्नेट, ERNET, ऑर्नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्नेट का फुल फॉर्म होता है एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, ये ऑर्नेट का फुल फॉर्म है, ठीक है, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, ये सब लाइब्रेरी नेटवर्क है। WBPLNET, WBPLNET का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी एक लाइब्रेरी नेटवर्क है। वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क, वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क, WBPL का नेट का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इंडोलनेट, ठीक है, इंडोलिबनेट, इंडोलिबनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडोर लाइब्रेरी नेटवर्क, इंडोलिबनेट का फुल फॉर्म होता है इंडोर लाइब्रेरिया को हिंदी में विश्वकोश कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया का दूसरा नाम साइक्लोपीडिया है। तो इंसाइक्लोपीडिया जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो इंसाइक्लोपीडिया जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज होता है ना, उसी के बाद शब्द है। इंसाइक्लोपीडिया भी ग्रीक भाषा से बना है, और लाइब्रेरी में जो कैटलॉगिंग शब्द यूज करते हैं वो भी ग्रीक भाषा से बना है, और जो एक थिसोरस होता है वो भी आपको ग्रीक भाषा से बना है। ये सब आपको ग्रीक भाषा से बना है। बिब्लियोग्राफिक भी आपका ग्रीक भाषा का ही शब्द है। तो इंसाइक्लोपीडिया में होता है जिसमें बहुत सारी मतलब विश्व की समस्त इम्पोर्टेंट उसमें नॉलेज होता है, ठीक है, वही इंसाइक्लोपीडिया है। इसको साइक्लोपीडिया बोलते हैं, हिंदी में विश्वकोश बोलते हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश, चाहे साइक्लोपीडिया बोलिए, ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है, तो इंसाइक्लोपीडिया जो वो ग्रीक भाषा के इंकाइक्लोस प्लस पीडिया, ठीक है, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। विश्वकोश का फादर यानी फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं, तो अरस्तु, अरस्तु को फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश का जनक यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फादर। नेक्स्ट, इंसाइक्लोपीडिया शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो इंसाइक्लोपीडिया शब्द का सबसे पहले जो है जोहान हेनरिक एलस्टेट, इसने एक बुक लिखा था, बुक का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसी में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विस का रीढ़ किसे कहते हैं, तो विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया को संदर्भ सेवा का रीढ़ कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। संदर्भ सेवा मतलब संदर्भ सेवा भी दो टाइप का होता है, एक रेडी रेफरेंस सर्विस, एक लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। सैमुअल स्वेट ग्रीन को
जो संदर्भ सेवा का फादर बोलते हैं। ठीक है, जो सूचना जो 5 से 30 मिनट के अंदर में जो सूचना पाठक को दे सकते हैं वो रेडी रेफरेंस सर्विस है। और जिस सूचना को देने के लिए 30 मिनट से ज़्यादा समय लगे या 1 दिन तक समय लगे उसको लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस कहते हैं। नेक्स्ट, विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया कितने प्रकार का होता है? तो इंसाइक्लोपीडिया जो है ना वो जनरली 2 ही प्रकार का होता है। एक होता है जनरल इंसाइक्लोपीडिया यानी सामान्य विश्वकोश, और दूसरा है स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया यानी विशिष्ट विश्वकोश। ये 2 ही प्रकार का इंसाइक्लोपीडिया होता है। नेक्स्ट, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका किस प्रकार का विश्वकोश है? तो ये दोनों जो विश्वकोश है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ये दोनों जनरल इंसाइक्लोपीडिया यानी सामान्य विश्वकोश है। नेक्स्ट, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के कुल कितने खंड है? वॉल्यूम में होता है खंड, तो 32 खंड में आता है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, और इसके 4 भाग है। इंसाइक्लोपीडिया का ब्रिटेनिका जो है उसका 4 भाग है, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया, प्रोपेडिया और इंडेक्स। तो आपसे पूछेगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का कितना भाग है, तब 4 बताइएगा। कौन कौन? माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया, प्रोपेडिया और इंडेक्स। लेकिन जब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का वॉल्यूम पूछेगा, खंड पूछेगा कितने खंडों में प्रकाशित होता है, तब 32 खंड में आता है। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जो है सबसे पहले 1768-71 के आसपास एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से ये पब्लिश होना चालू हुआ था। 15 से ज़्यादा ही इसके एडिशन आ चुका है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पहले 3 एडिशन में आता था, लेकिन 15वां एडिशन के बाद इसके 4 भाग कर दिया गया था, इसमें इंडेक्स जोड़ दिया गया था। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये एक सामान्य विश्वकोश है, जनरल इंसाइक्लोपीडिया है। उसके बाद जो है एमसी ग्रो हिल्स किस प्रकार का विश्वकोश है? ये भी एक टाइप का इंसाइक्लोपीडिया है। तो एमसी ग्रो हिल्स जो है वो स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया यानी विशिष्ट विश्वकोश है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये भी आपका स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया है। स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया उसे कहते हैं जिसमें एक विषय विशेष से संबंधित संपूर्ण ज्ञान होता है, उसको हम लोग स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया यानी विशिष्ट विश्वकोश कहते हैं। तो ये दोनों जो विशिष्ट विश्वकोश कौन कौन सा है? तो एमसी ग्रो हिल्स विशिष्ट विश्वकोश है, और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये भी एक विशिष्ट विश्वकोश है। ठीक है, और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ये एक जनरल इंसाइक्लोपीडिया। शोध गंगोत्री किसका प्रोग्राम है? तो शोध गंगोत्री जो है वो इनफ्लिबनेट का प्रोग्राम है। इनफ्लिबनेट एक नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसको यूजीसी के द्वारा बनाया गया था मार्च 1991 में। स्थापना के समय यूजीसी का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में था, लेकिन वर्तमान में इनफ्लिबनेट का जो हेडक्वार्टर है वो इन्फोसिटी गांधीनगर में है। और ये कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए एक नेटवर्किंग का काम करता है इनफ्लिबनेट। तो शोध गंगोत्री इसका ही प्रोग्राम है। शोध गंगोत्री पर जितने भी रिसर्च जो चल रहे हैं, हो रहे हैं, जो हो चुका है, ये सब शोध गंगोत्री पर अवेलेबल है। वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कितना सारा रिसर्च हुआ है, सबका वहां पर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, विद्वान किसका कार्यक्रम है? विद्वान भी जो है वो इनफ्लिबनेट यानी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क स्थापना मार्च 1991 को उसका हुआ था। विद्वान इनफ्लिबनेट का ही कार्यक्रम है। विद्वान में जो भारत के जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, जो प्रोफेसर्स, ये लोग जो है जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें हेल्प कर रहे हैं, उनका ये एक डेटाबेस है एक्सपर्ट लोगों का। विद्वान इनफ्लिबनेट का कार्यक्रम है। नेक्स्ट, शोध शुद्धि ये किसका प्रोग्राम है? तो शोध शुद्धि भी जो है ये इनफ्लिबनेट का ही प्रोग्राम है। शोध शुद्धि में जनरली ये प्लेगरिज्म यानी साहित्य चोरी रोकथाम करने के लिए इसको बनाया गया था। शोध शुद्धि को, ये साहित्य चोरी यानी प्लेगरिज्म को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं शोध शुद्धि, इसको साहित्य चोरी से बचाने के लिए बताया गया था।
नेक्स्ट, वेब जंक्शन। वेब जंक्शन किसका प्रोग्राम है? तो वेब जंक्शन जो है वो ओसीएलसी दुनिया का फर्स्ट और सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क है। ओसीएलसी स्थापना के समय ओयो यूएसए में मुख्यालय था, वर्तमान में डबलिन में है। ओसीएलसी का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। वर्तमान में डीडीसी का देखभाल भी यही करता मेन है। तो ओसीएलसी का बहुत सारा प्रोग्राम है, जैसे ईजेट प्रोक्सी है ना, वर्ल्ड कैट। ईजेट प्रोक्सी जो है ये ओसीएलसी का ही प्रोग्राम है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ग्रीन ग्लास। अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से बीलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स। इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के बीलिस और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको बीलिस या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, बीलिस या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें। बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं।